अच्छा, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका पर्पस है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। आपने ओजोन डिप्लीशन का टॉपिक पढ़ा है और उसमें आपने देखा है कि ओजोन की लेयर डे बाय डे डिक्रीज हो रही है और खास तौर पे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन की लेयर है उसके डिक्रीज होने से स्किन कैंसर और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक प्रोटोकॉल, एक एग्रीमेंट हुआ था जो तकरीबन 17 सितंबर 1987 में हुआ था और इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 1 जनवरी 1989 में। इस एग्रीमेंट को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी, यानी आप ये कह लीजिए इन्फोर्समेंट जो थी वो ये थी, ये लीगली किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा था कि वी हैव टू फेज आउट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी हमने ऐसे केमिकल्स जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन को और उनके यूज को हमने फेज आउट करना है, खत्म करना है, रूल आउट करना है। इस पे खास तौर पे कुछ केमिकल्स जो रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होते हैं, एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी आपकी एयर कंडीशनिंग के अलावा फोम मैन्युफैक्चरिंग में, एरोसोल प्रोडक्शन में और फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे जो यूज होते हैं, ये केमिकल्स ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या HCFC है या CFC की डेरिवेटिव्स हैं। तो इन सब को हमने फेज आउट करना है। इस एग्रीमेंट का जो है ना पर्पस इस प्रोटोकॉल का ये था। अच्छा, इस प्रोटोकॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने एक मैंडेटरी टाइम टेबल दिया है। मैंडेटरी टाइम टेबल का मतलब है कि खास टाइम पीरियड दिया है जिस टाइम पीरियड के अंदर ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस को हमने फेज आउट करना है। इस टाइम टेबल को रिव्यू किया जाता है टाइम एंड अगेन और इसमें फिर मॉडिफिकेशंस या अमेंडमेंट्स भी आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अच्छा, अभी तक 197 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, जिसमें इवन कुक आइलैंड जो न्यूजीलैंड के पास है या यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, इन सब ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। अभी तक बच्चों इसमें 9 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, यानी इस प्रोटोकॉल में 9 दफा अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसके जरिए से इस प्रोटोकॉल को बेहतर बनाया गया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये इंट्रोडक्शन है, ये जिसमें आप ये सारी चीजें लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, इसकी हिस्ट्री क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री। अब ये प्रोटोकॉल कैसे बना था? अब ये बच्चों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स के हवाले से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। जो क्लाइमेट चेंज या कह लीजिए इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुआ ये था कि 1970s में ना बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये स्टडी करना शुरू कर दिया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये बड़े खतरनाक केमिकल्स हैं और ये ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और ओजोन की लेयर डिप्लीट होगी तो डेफिनेटली यूवी रेज आएंगी और यूवी रेज आएंगी तो स्किन कैंसर बढ़ेगा। अच्छा, इन्होंने फिर डेफिनेटली साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि आप जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, खासतौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, इनको बैन होना चाहिए। लेकिन ये एक हाइपोथेसिस था, उसकी कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं थी, तो ये एक डिस्प्यूट बन गया क्योंकि इंडस्ट्रीज जो एरोसोल इंडस्ट्रीज थी उनके ख्याल में ये जो साइंटिस्ट ने डिस्प्यूट बनाया था ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोकने के लिए बनाया था। खैर, ये इशू चलता रहा। 1985 में जाके एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जर्नल के अंदर जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे। बच्चों, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के अंदर खास तौर पे कुछ साउथ पोल जो है उस पे जो ओजोन की लेयर है उसकी बकायदा पिक्चर्स जो कि नासा की सैटेलाइट्स के जरिए ली गई थी वो लगाई गई। उस पेपर में ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था पिक्चर्स में कि जो साउथ पोल है, ठीक है, वहां पे ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है बड़ी रैपिडली। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1985 में 20 जो कंट्रीज थे, जो इंडस्ट्रियल नेशंस थी, जो प्रोड्यूसर थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के, उन्होंने एक कन्वेंशन साइन किया जिसको वियना कन्वेंशन कहते हैं। जब ये कन्वेंशन साइन किया तो इस कन्वेंशन में उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा एग्रीमेंट करेंगे, ऐसा प्रोटोकॉल डिवाइस करेंगे, एक इंटरनेशनल रेगुलेशन लेकर आएंगे ताकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट किया जा सके, रूल आउट किया जा सके।
तो आफ्टर दिस तकरीबन 18 मंथ्स के बाद ये उन्होंने एक एग्रीमेंट फेज आउट मतलब बना लिया था, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बना लिया था जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल बेसिकली जगह का नाम है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हिस्ट्री है और इसका ताल्लुक वियना कन्वेंशन के साथ है। ये बच्चों याद रखिए, जब भी कोई कन्वेंशन होता है ना, तो उस कन्वेंशन में ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की हमने एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल डिवाइस करना है किसी पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रिजॉल्व करने के लिए जो वियना कन्वेंशन है ये एक माइलस्टोन है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। ओजोन होल है क्या, ये देखिए बच्चों। ओजोन होल मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, ये एंटार्क्टिक रीजन पे सबसे पहले नजर आया। ओजोन होल असल में वो जगह है स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोनोस्फीयर में, जहां पे ओजोन की कंसंट्रेशन 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे चली जाए। अब ये बार है, पीछे ये स्केल है बना हुआ, तो इसमें आप देखिए जहाँ जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ओजोन की 330 440 के दरमियान है। लेकिन जहाँ पे आपको ब्लू कलर नजर आएगा वो 220 से आप नीचे जा रहे हैं, खासतौर पे वायलेट कलर की तरफ। इसका मतलब है ये जो रीजन है, ये एरिया है, यहाँ पे ओजोन होल है अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है ना। यहाँ पे ओजोन की कंसेंट्रेशन 220 से नीचे चली गई है। और बच्चों जब ये 220 से नीचे जाएगी तो उस एरिया को हम ओजोन होल कंसिडर करेंगे। यानी ओजोन होल इज नॉट अ होल, यानी कोई सुराख नहीं है ये वो एरिया है। इट इज एन एरिया इन स्ट्रेटोस्फीयर वेयर द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज लेस देन 220 डॉप्सन यूनिट। सो ओजोन होल वो एरिया होगा जहां ओजोनोस्फीयर में ओजोन की कंसेंट्रेशन 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे चली जाएगी। तो ये ओजोन होल का कॉन्सेप्ट है जो पहली मर्तबा एंटार्क्टिक रीजन में देखा गया, ठीक है। पोलर रीजन्स में ये नजर आया। अच्छा, अब बाद बच्चे क्वेश्चन करते हैं ये पोलर रीजन्स में ही क्यों नजर आया या पोलर रीजन्स में ही क्यों बना, हालांकि वहां पे तो इंडस्ट्रीज भी नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत कम है। तो बच्चों ये आपने याद रखना है वो रीजंस हैं। एक तो ये है कि एयर स्टैटिक नहीं है, एयर मूविंग है, एयर मूव करती रहती है। यानी अगर पोल्यूटेंट्स किसी एक कंट्री कोई कंट्री रिलीज करता है एयर में, तो इट डजंट मीन कि वो पोल्यूटेंट्स उसी कंट्री के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहेंगे, वो पूरे एयर में स्प्रेड करेंगे। तो जो पोल्यूटेंट्स एयर में जाएंगे वो अल्टीमेटली जब एयर के थ्रू, डायनामिक्स के थ्रू पोलर रीजन तक पहुंचेंगे, तो पोलर रीजन का इन्वायरमेंट होता है बहुत ज्यादा कंडेंस कह लीजिए या जिसको आप कहते हैं वायलेंट किस्म का, मतलब इंटेंस इन्वायरमेंट की वजह से जो ओजोन डिप्लीशन के रिएक्शन होते हैं जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे वो तेज हो जाते हैं। जब वो तेज हो जाते हैं तो फिर रेट ऑफ डिप्लीशन बढ़ जाता है और उस वजह से ओजोन उतनी रिपेयर नहीं होती जितनी डिप्लीट होती है, लिहाजा ओजोन फिर कम होना शुरू हो जाती है, तो वहां ओजोन होल बन जाता है। ये असल में इसकी थ्योरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं जी ये हमें मसला क्या है, यानी हमारे लिए ओजोन का जो खत्म होना है वो हमारे लिए एरिया ऑफ कंसर्न क्यों है, हमें क्या जरूरत है कि हम इतनी परेशान हो। तो डेफिनेटली हमें बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर ओजोन की लेयर डिप्लीट होती है तो यूवी रेडिएशन आएंगी। बच्चों यूवी रेडिएशन आएंगी तो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इवन ह्यूमंस के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। मिसाल के तौर पे एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारी जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे एल्गी होते हैं, उनकी एबंडेंस कम होगी, जिसकी वजह से फिश का जो फूड स्टॉक है वो कम होगा, तो फिश जो है उसकी ग्रोथ रेट कम होगी। इसके अलावा डाइवर्सिटी बढ़ेगी, डिक्रीज होगी सॉरी, और म्यूटेशन बढ़ेगी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की वजह से। फिर अगर आप देखें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे चले जाएं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएनए का मॉलिक्यूल डैमेज कर सकता है रेडिएशन की वजह से, प्लांट्स की ग्रोथ पे इफेक्ट आ सकता है, उनके लीफ के साइज पे इफेक्ट आ सकता है, उनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी कम हो सकती है। और इसके अलावा बच्चों सेल के अंदर जब म्यूटेशन आती है, डिस्ट्रक्शन होती है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी डिस्टॉर्ट हो सकता है। ह्यूमन के अंदर आप आएंगे तो ह्यूमन में बच्चों स्किन कैंसर, इसके अलावा स्किन की जो प्री मैच्योर एजिंग होती है, रिंकल्स वगैरह पड़ना या उसका स्किन की नेचर का डिस्टर्ब होना, आंखों की बीमारी कैटरैक्ट जिसको व्हाइट मोतिया कहते हैं वो हो सकता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज हो सकता है, एग्रीकल्चरल और फिशरी प्रोडक्शन कम हो सकती है जिससे फूड इनसिक्योरिटी आएगी और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है।
क्योंकि ये रेडिएशन जब आती है तो ये सारा इम्पैक्ट ये कॉज कर सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है, ये हमारे लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न है और इसको हमें डेफिनेटली जो है वो डील करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब बच्चों, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसने तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 5 इंपॉर्टेंट चीजें दी जिसको हम कहते हैं अप्रोचेस। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ये बात की कि हमने 2030 तक ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म को फेज आउट करना है बाय 2030। अच्छा, इसमें बच्चों जो उन्होंने अप्रोचेस दी कि कैसे करना है, तो पहली अप्रोच उन्होंने दी थी प्रोडक्शन कंट्रोल। यानी हमने ओडीएस को, ओडीएस कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। सेकेंडली बच्चों उनकी कंजम्पशन को कंट्रोल करना है। तीसरा, उनके ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है। ओजोन फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की को अडॉप्ट करना है और इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। जी, क्वेश्चन को करना चाह रहा है अगर तो आप प्लीज जी जी बच्चों, दीज आर द 5 अप्रोचेस जो इस प्रोटोकॉल के जरिए इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। अच्छा बच्चों, इस प्रोटोकॉल के 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो मैं, आप बेशक लिख लें, 2 वर्ड्स लिख लें, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है टाइम टेबल अप्रोच, टाइम टेबल अप्रोच। और दूसरा इसका प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। बच्चों, इसका मतलब ही होता है, टाइम टेबल अप्रोच का मतलब है कि हमने मुख्तलिफ कंट्रीज को टाइम देना है और सिस्टमैटिकली उनसे कहना है कि आपने अपनी ओडीएस की प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को कंट्रोल करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जब से प्रोटोकॉल लेकर आए हैं तब से आप नेक्स्ट डे से कह दीजिए आप अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें। नो, ऐसा नहीं है। इन्होंने टाइम टेबल दिया है कि भाई आपने इतने सालों में इतने % प्रोडक्शन और कंजम्पशन को कम करना है। इसको कहा जाएगा टाइम टेबल अप्रोच। अच्छा, यानी इसमें टाइम टेबल दिया जाता है और वो कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी टाइम टेबल है। इसके बाद है दूसरी चीज जो होती है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। उसमें इन्होंने ये कहा है, प्रोटोकॉल जब प्रेजेंट किया था, कि कंट्रीज 2 तरह के हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड। अब जिम्मेदारी तो दोनों की है, डेवलपिंग और डेवलप्ड की, कि उन्होंने इनको फेज आउट करना है, यानी ओडीएस को। लेकिन असल में डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गई, उसकी रीजन ये है, वहां पे इंडस्ट्री है, उन्होंने प्रोडक्शन भी ज्यादा की है, कंजम्पशन भी ज्यादा की है, तो इसलिए उनको लीडिंग रोल जो है वो प्ले करना है और उनके लिए जो टाइम टेबल होगा वो शॉर्ट होगा, यानी वो जल्दी प्रोडक्शन और कंजम्पशन को कंट्रोल करेंगे। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज तो अभी डेवलप ही नहीं है, उनको थोड़े टाइम टेबल में ज्यादा रिलैक्सेशन दी जाएगी, रिलैक्स कर दिया जाएगा ताकि उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर हिंड्रेंस ना आए। तो इसको कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी सबकी जिम्मेदारी कॉमन है लेकिन हमने उसमें फर्क भी पैदा कर दिया है, डिफरेंशिएशन भी कर दिया है। किस बुनियाद पे? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे। अब देखिए अगली स्लाइड। बच्चों, ये समरी दी हुई है इस प्रोटोकॉल की ना, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सारा कुछ याद करें, 2-3 केमिकल्स का मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो डेवलप्ड कंट्रीज को दिया गया था ना एंड पॉइंट, वो दिया गया था 1995 और जो डेवलपिंग कंट्रीज को दिया गया था 2010 दिया गया था। अब यहाँ पे उन्होंने 15 साल रिलैक्स किया था डेवलपिंग कंट्रीज को। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट हो चुके हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई स्मगल होकर ना आ जाए, आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस वक्त नहीं मिलेंगे दुनिया से फेज आउट हो गए, दुनिया में नहीं मौजूद है। इसी तरह हेलेंस भी फेज आउट हुए हैं, उनका भी टाइम टेबल था, वो पूरा हो चुका है। अब असल में आप आ जाए HCFC पे, ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें बच्चों आप देखें, उन्होंने ना टाइम टेबल दिया था कि जी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 2004 तक 35% रिडक्शन कर लें, फिर 2010 तक 75%, फिर 15 तक 90% और 20 तक उसको टोटली फेज आउट कर लें। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज से उनको इन्होंने कहा था जी कि 2013 में आपने प्रोडक्शन को सीज कर देना, फ्रीज कर देना, मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी नहीं है, उसको रोकना है।
जिस लेवल पे है उसी लेवल पे। उसके बाद आपने 2015 तक 10% रिडक्शन करनी है, फिर 20 तक 35%, फिर 2025 तक आपने 67.5% और 2030 तक आपने टोटल फेज आउट करना है, यानी इसको रूल आउट करना है, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो इस तरह बच्चों हर पोल्यूटेंट की ना उन्होंने एक टाइम टेबल दी हुई है जो ओडीएस है। ये समरी है इस प्रोटोकॉल की, इसमें से 2-3 आप याद रख लें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस और HCFC वगैरह याद रख लें, बस ये काफी। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव चीज है बच्चों, इस प्रोटोकॉल में एक फंडिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसको मल्टीलैटरल फंड कहा जाता है। बच्चों मल्टीलैटरल फंड एक ऐसा फंडिंग प्रोग्राम है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है तकरीबन $2.5 बिलियन की, ताकि वो अपने प्रोटोकॉल के जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर प्रॉपरली वर्क कर सके। ये जो आपकी फंडिंग है ये 1987 से स्टार्ट हो चुकी है और डिफरेंट कंट्रीज को इसलिए दी जाती है कि वो क्या कर सकें, वो एक तो अपने जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनको कन्वर्ट कर सकें सेफर प्रोसेसेस की तरफ, इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर सकें, लोगों को रॉयल्टी पे कर सकें, उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ओजोन फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, और ओजोन ऑफिसेज अपने कंट्रीज के अंदर बना सके ताकि ओजोन के ऊपर उसके रिसर्च वर्क हो सके। तो बच्चों ये मल्टीलेटरल फंड जो है असल में एक फंडिंग ऑप्शन है जो इस प्रोटोकॉल के जरिए दी गई है डेवलपिंग कंट्रीज को। अच्छा आगे चलते हैं। अब अचीवमेंट्स, बच्चों अचीवमेंट्स का मतलब है कि इस प्रोटोकॉल के को फायदा भी हो या नहीं। बच्चों एक देखिए सबसे प्रॉपर चीजें अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ओजोन होल जो अंटार्कटिक रीजन पे बना था ना वो अब रिकवर हो रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव अचीवमेंट है क्योंकि बैन इम्पोज हो गया हुआ था क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे, और पॉजिटिवली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है वो कम हुई है बल्कि खत्म हो चुकी है। 98% तक जो ओडीएस हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो फेज आउट हो चुके हैं। हमारे जो क्लाइमेट प्रोजेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ओजोन लेयर बात कर रहा हूँ, वो हमें ये बताती हैं कि 2050 या 2070 के दरमियान तक आप 1980s के लेवल पे चले जाएंगे, यानी आपकी ओजोन लेयर 1980s के लेवल पे चली जाएगी जो तकरीबन सेफ लेवल है। इसमें कोफी अनान जो थे इसके उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उनकी पुरानी स्टेटमेंट है थोड़ी सी। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जितने भी हैं ना उनके अंदर अगर कोई मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो ये अचीवमेंट्स हैं इसकी ना कि ये एक सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है। अच्छा अब वो सक्सेसफुल क्यों है, अब उस पर बात करते हैं। अच्छा इसमें एक बच्चों एक चीज है, पहले मैं सक्सेसफुल बाद में बात करता हूँ। इसकी एक अमेंडमेंट आई थी जो 2016 में हुई थी, अक्टूबर 2016 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी किगाली में, रिवांडा में। तो इनमें ना 9 अमेंडमेंट्स हो चुकी है इस प्रोटोकॉल में। इसमें 9th अमेंडमेंट जो की थी ना इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने शुरू में ये कहा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को डिप्लीट करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करें, उसका कोई ऑल्टरनेटिव बनाए। अब उसका साइंटिस्ट ने जो ऑल्टरनेट बनाया उसका नाम था HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इशू ये था कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन को डिप्लीट करता था, बल्कि करता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुकाबले में कम करता है। तो उन्होंने फिर अमेंडमेंट की कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी आप रूट फेज आउट करें, तो अब उसका एक ऑल्टरनेट बनाए। तो इसका ऑल्टरनेट जो अब रिसेंटली दुनिया में चल रहा है वो है HFC। HFC का मतलब है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो HFC जो है ये असल में ऐसा केमिकल है जो ओजोन को डिप्लीट नहीं करता, ठीक है। इसका जो ODP है ना, ODP का मतलब है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, वो 0 है। लेकिन 2016 में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये स्टडी की थी, पहले स्टडी की थी कि जनाब HFC जो है वो ओजोन को डिप्लीट तो नहीं करता लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। अच्छा एक मिनट, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से उन्होंने अमेंडमेंट करके HFC को भी इस प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया कि हम HFC को भी फेज आउट करेंगे। अब उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 9th अमेंडमेंट लाई गई थी प्रोटोकॉल में और HFC को शामिल किया गया था। और इन्होंने ये बात कही थी कि जनाब अगर 2050 तक हम HFC की प्रोडक्शन को
85% तक फेज आउट कर लेते हैं तो समझ लें हमने इतना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे डाला है, जैसे हमने 72 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में जाने से रोक दिया है। तो ये एक अमेंडमेंट है जो लास्ट अमेंडमेंट इसमें हुई है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो होगी जी अमेंडमेंट। अच्छा, सॉरी मैं दोबारा शेयर करता हूँ, आप ये क्वेश्चन कर रहे थे जी। अच्छा बच्चों, अब देखें ये प्रोटोकॉल सक्सेसफुल क्यों है, एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी हम इसको सक्सेसफुल प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं। इसकी ना कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। सबसे पहली तो फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि टाइम एंड एंगेज को अमेंड किया गया है, और इसमें जब भी कोई लेकुना, कोई फॉल्ट, कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको अमेंडमेंट्स के जरिए से सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं हम, और फेलियर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसमें 9 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोटोकॉल के सक्सेसफुल होने की वजह है। दूसरी वजह, इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन एंड कंसेंसस। जितनी भी साइंस की मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इस प्रोटोकॉल का एक्टिव पार्ट है। ठीक है। तो साइंटिफिकली इसमें आज भी ओजोन पे बहुत रिसर्च वर्क हो रहा है, और दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ओजोन की कंजर्वेशन के हवाले से। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, यूनेप है, ठीक है ना जी। यूनेप यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूरोपियन यूनियन है, बड़े बड़े इदारे हैं जो फंडिंग कर रहे हैं, और इसकी फंडिंग की वजह से ये डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रिंसिपल इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, वो प्रिंसिपल वही है, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत ही मतलब एक अट्रैक्टिव प्रिंसिपल है, जो डेवलपिंग नेशंस की ये कह लीजिएगा पार्टिसिपेशन को पॉजिटिवली इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। फिर इसकी एक पॉजिटिविटी ये है कि इसमें टाइम टेबल और टारगेट अप्रोच है। ठीक है ना, टारगेट्स दिए जाते हैं, टाइम टेबल्स दिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली सिस्टमेटिकली कंट्रीज जो हैं वो पॉलिसीज बना के तो ओडीएस को फेज आउट करती है। इसके अलावा मल्टीलेटरल फंडिंग है। फंडिंग की वजह से डेवलपिंग नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये सारी इसकी सक्सेसफुल होने की मतलब रीजंस हैं, ये सक्सेसफुल है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। मेन चैलेंजेस क्या हैं, इस प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो चैलेंज ये है बच्चों के, हमने सीएफसी को कन्वर्ट कर दिया एचसीएफसी में, और एचसीएफसी को हमने कन्वर्ट कर दिया एचएफसी में। लेकिन इशू ये है, सॉरी, इशू ये है कि अभी तक हम ऐसा कोई केमिकल नहीं बना सके जिसकी ओडीपी वैल्यू 0 भी हो और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। तो ये आज के साइंटिस्ट के लिए भी चैलेंज है कि उन्होंने ऐसा कोई केमिकल या सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये भी चैलेंज है कि हमने कौन से ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं। खास तौर पे देखें ना, ये केमिकल जहां जहां यूज होते थे, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, वो तो प्रोसेस चलता रहेगा ना। रेफ्रिजरेशन मशीन भी हैं, एयर कंडीशनर भी काम कर रहे हैं। तो भाई हमने उसके ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना है, कि ऐसे ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है जो इको फ्रेंडली हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो। तीसरी चीज ये है कि हमें जो ओडीएस है ना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, वो स्मगल भी होते हैं। उनके जो स्मगलर्स हैं उनको डील करना है, और इस स्मगलिंग की प्रॉब्लम को रोकना है। क्यों स्मगल होते हैं? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और चीप है। इसके बाद ये है कि टाइम लैग का मतलब है जो डेवलपिंग नेशंस है ना, ऑल्दो के वो बड़ी पॉजिटिवली रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन वो टाइम टेबल अप्रोच को फॉलो नहीं करती, और उसके फेज आउट रूल्स को उस तरह से अकम्प्लिश नहीं करती जिस तरह से करना चाहिए। तो इसमें भी थोड़ी सी एक्यूरेसी लाने की जरूरत है। और इसके बाद मॉनिटर करना प्रॉब्लमेटिक है। देखिए ना, 197 नेशन इसमें इन्वॉल्व है, तो हर नेशन में जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस हो रही है इस प्रोटोकॉल के हवाले से, उसको मॉनिटर करना, उसको स्क्रूटनाइज करना, ये एक पूरा एक मैकेनिज्म इसके लिए चाहिए, जो अभी तक प्रॉपरली हम डेवलप नहीं कर सके। तो बहरहाल ये चैलेंजेस हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोटोकॉल। अच्छा, अब ये आखिर में कह रहा है जी, अगर ये प्रोटोकॉल ना होता तो 2050 तक क्या सूरत हाल हो सकती थी।
मिसाल के तौर पे वर्ल्ड विदाउट प्रोटोकॉल क्या होगा? अगर आप देखें कि ये प्रोटोकॉल ना बनता तो तकरीबन 2050 का क्लाइमेटिक प्रोजेक्शन ये है कि हमारी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें 50% ओजोन की डिप्लीशन जो है वो हो चुकी होती, मतलब हो जानी थी। 70% हमारी जो सदर्न लैटिट्यूड है वहां पे ओजोन की डिप्लीशन जो है वो पॉसिबल थी। इसके अलावा हमारी अर्थ पे यूवी बी रेडिएशन का एक्सपोजर डबल हो जाना था, और इसकी वजह से तकरीबन 19 मिलियन लोगों को नॉन मेलानोमा कैंसर होना था। नॉन मेलानोमा एक कैंसर है जिसमें स्किन कैंसर को कहते हैं ये, इसमें स्किन स्किन के अंदर कैंसर सेल ग्रो करते हैं। और एक होता है मेलानोमा कैंसर, उसमें स्किन ये भी स्किन कैंसर ही है, लेकिन स्किन के नीचे ना एक ब्लैक कलर की सिस्ट बन जाती है। तो वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि जी अगर ये प्रोटोकॉल ना होता ना तो एक ही जरिए 5 मिलियन लोगों को मेलानोमा कैंसर का उन्होंने मरीज बन जाना था, 19 मिलियन ने नॉन मेलानोमा कैंसर का मरीज बन जाना था, और 130 मिलियन लोगों को दुनिया में जो है उनको आई कैटरेक्ट का इशू होना था, यानी मोतिये का। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटोकॉल जो है इसने ये चीजों को रोका है। तो बहरहाल ये जो है इट्स अ वेरी जो है ना पॉजिटिव प्रोटोकॉल। जी प्लीज, ये इसकी पॉजिटिविटी है जो हमने डिस्कस की है। जी प्लीज आप क्वेश्चन करें जी प्लीज। सर ये सर कोई एक बच्चा है, स्टूडेंट उसने ऐड रीली होना ऐड चाह होना रहा है, है। तो वो कौन ऐड होना चाह रहे हैं? अम्मार है सर कोई। हमारा अच्छा वो अब तो सॉरी मैं देखता हूँ, मैं एक मिनट देखता हूँ जी। ये कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें ना, मेरे इसमें जोन में ना, रिटर्न टू द मीटिंग, एक मिनट। अच्छा ये वैसे अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर आ रही है। जी हाँ जी, एक सेकेंड जी प्लीज।